जी नमस्कार। अ, मैं देश के 140 करोड़ और बिहार के साढ़े 14 करोड़ उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनकी गहरी दिलचस्पी अम्बेडकरवादी विचारों के साथ साथ संविधान रूपी ग्रंथ जो समावेशी विचार है, आम आदमी के न्याय, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ जस्टिस एंड राइट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड राइट ऑफ इक्वलिटी, ये एक ऐसा संदेश जो सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, ऑल आर इक्वल इन इंडिया, वन फैमिली इन इंडिया, कंप्लीटली एक परिवार। क्या कारण है कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन और हमारी व्यवस्था आम और खास में फर्क क्यों करती है? ये सबसे बड़ा सवाल। नरेंद्र मोदी जी के मन की बात जो आज खत्म हुई है, मैं उसके तथ्य पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले कि यह देश हमेशा आवश्यकता के अनुसार इंसान की पहचान करता है। डर के कारण भगवान को भी की संभावना को तलाशता है और अभाव को लेने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। मैं मन की बात पर आज करना चाहूंगा आदरणीय देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, और आप सब लोगों को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा प्रकाशित मीडिया इन इंडिया एक्सेस प्रैक्टिस कंसर्न एंड इनफैक्ट्स नामक एक अध्ययन के अनुसार हर 5 में से 3 भारतीय लोग ही पीएम के मन की बात आज तक रेडियो पर सुने। पीएम के मन की बात की रियलिटी चेक शीर्षक वाले पेज को आप देखिएगा तो खंड में प्रकाशित मतलब पीएम मन की बात श्रोताओं की संख्या का विस्तार बहुत कम है। खास तौर पर दक्षिण भारत में पीएम की बात एकदम नहीं के बराबर सुनी जाती है, क्योंकि ये बात हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में नहीं करने के कारण भी शायद कम सुना जा रहा हो। लेकिन हिंदी भाषी इलाके में जो पीएम के मन की बात सुनी जाती है, वो मैं आपको क्या बात कह रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी बात ये ग्राफिक है। सर्वे कहता है कि बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाला जो पब्लिक है 51% मन की बात नहीं सुनी है। इस श्रेणी में बाकी लोगों में से 26% ने कम से कम एक बार ही कार्यक्रम को सुना है। जो लोग कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव या अदर पार्टी की ओर झुकाव रखते हैं, 67 से 70% रेडियो कार्यक्रम को नहीं सुना। 18% ने इसे 1 या 2 बार सुना है। जिन लोगों का स्पष्ट झुकाव या अनझुकाव नहीं है, उनमें से 67 ने कभी मन की बात नहीं सुनी है हिंदुस्तान में। अब आप एक बात सोचने का प्रयास कीजिए, मैं मन की बात को शुरुआत कहां से करूं, इसको गंभीरता से। 100 बार हुआ मन की बात, एक बार भी रोजगार की बात नहीं हुई, एक बार भी समान शिक्षा की, राइट ऑफ एजुकेशन की बात नहीं हुई, राइट ऑफ हेल्थ की बात नहीं हुई और इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात नहीं हुई, हेल्थ और सुविधा की बात कभी नहीं हुई। हम इसी बातों को बहुत ही गंभीरता से कहना चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, चाइना, अदानी, वुमेन सिक्योरिटी, 15 लाख और 2 करोड़ जॉब, हम इस पर बात करना चाहेंगे आपसे। और मैं इसके अलावा बहुत सारी चीजों पर मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले शुरू करता हूं महिला सुरक्षा को लेकर के। आप उठा करके देश में देखिए, महिला सुरक्षा के सवाल पर लगातार जो घटना साउथ से लेकर के पूरा हिंदी भाषी इलाके में, और आज जो जंतर मंतर पर सतपाल जो महिला देश के मान सम्मान को बढ़ाते हैं, जो लोग, जो नरेंद्र मोदी जी जब कोई मेडल लेके आता है तो आप सबसे पहले सेल्फी हिलाते हैं, लेने के लिए मार करते हैं और अपनी सेल्फी भी आप वायरल करते हैं, कि तीरंदाज हो या भाला फेंकने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जब उनके जस्टिस की बात आती है, महिला सुरक्षा की, तो फिर आप अपने लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह जी हो, कोई भी हो। ब्रजभूषण सिंह जी के बारे में सबको पता है कि वो दाऊद इब्राहिम से उनके क्या संबंध थे, उन्होंने अकूट पैसा कहां से कमाया, वो किस तरीके से लोगों को डराते हैं। अर्जुन अवार्ड से लेकर अर्चना अवार्ड के लोगों ने सभी बातों को खुलेआम तौर पर कहा है।
महिला सुरक्षा के सवाल पर बराबर जो चीजें इस देश में देखी गई है, एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का, लगातार पॉर्न कितने लोग देखते हैं, फिर महिलाओं के रोजगार पर कोई सब गहरी चिंता नहीं है, महिलाओं के महंगाई को लेकर के जो गैस कनेक्शन से लेकर के सब्जी है, दाल है, आटा है, चावल है, दूध है, दही है, तेल है, पचफोरना है, तेजपत्ता है, साड़ी है, महिलाओं के बच्चों के सुरक्षा का सवाल है। जो आप 9 साल रहे जिसकी शून्यता हो गई, क्या 450 गैस मिलता था कांग्रेस के जमाने में, और आज भी गहलोत जी ने 550 रुपया गैस को कर दिया। आप 1350 रुपया में मुनाफा देते हैं अपने ही मित्र अदानी और अंबानी जी को। आप हमेशा आम आदमी के मुनाफे से ज्यादा अपने मित्र के मुनाफे का ख्याल आपने रखा, चाहे वो LIC का मामला हो, चाहे SBI का मामला हो। आप SBI के पैसे को जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर को बदल के नए रिजर्व बैंक गवर्नर को ला करके आपने धमकाने की कोशिश की और उसको कई भ्रष्टाचार में संलिप्त मामले को दिखाकर आपने उस पदों पर लाया, और उसके बाद उनसे आप LIC के सारे पैसे, SBI के लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर पैसे आपने अपने मित्र अदानी जी को, आम जनता की चीजों को दे दिया। जब LIC की बात होती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि LIC के मुनाफे का कई हिस्सा गुना ज्यादा जो देश को और आम जनता को मिलना चाहिए, उसका LIC का भी मुनाफा अदानी जी को मिलने लगे। प्रधानमंत्री जी, विशाखा गाइडलाइन के बारे में आप जानते हैं, आपको कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। तो मैं पहले आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा कि 9 साल के बाद आप इतने पैसे खर्च करके बैनर, पोस्टर, सब चीजों के बावजूद कभी आप रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं की है, इम्प्लीमेंटेशन चर्चा क्यों नहीं की है। 2 करोड़ रोजगार की बात से शुरुआत हुई आपकी लाइफ। आप सबसे आपका जो मेन फोकस था नोटबंदी पे था, और नोटबंदी को लेकर के आप रात में पूरे छोटे व्यापारी, किसान, महिलाएं सबको आपने बेच दिया। उसके बाद आप क्या हुआ, आपने कभी नोटबंदी में इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया, खत्म हो गया, आपने एक बार भी नोटबंदी के सवाल को लेकर के आपने आज तक इस बात को चर्चा नहीं की। क्या आपका वो जो हॉट लाइन था वो क्यों खत्म हो गया। दूसरी बात, जो आप ब्लैक मनी की बात करते थे, वो ब्लैक मनी जब आप अदानी के बारे में नहीं कह सकते हैं और हिम्मत नहीं है आपकी जांच करवाने की, सब एक ईमानदार आदमी जैसे मैं हूं तो मेरी जांच कोई भी कल के दिन आरोप लगा दे कोई भी, तो हिम्मत करके मैं कहूंगा कि आप जिस रूप में हो उसकी जांच करवा लें। मेरा कभी कोई मतलब हो, गाइडलाइन हो तो मैं समझूं कि किस चीज में, लेकिन आप उस चीज को कभी जांच कराने की हिम्मत आज तक नहीं की। उसी तरह नोटबंदी का भी, GST का भी हुआ कि आपने GST की पूरी मुनाफा आपने 2 आदमी, 4 आदमी या पूंजीपति को देने की कोशिश की। मंझले व्यापारी, मिडिल क्लास के व्यापारी को आपने छोड़ दिया। आप हर चीजों में आप इस चीज को समझिए, जब तक सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर नहीं करता है तब तक आप किसी भी चीजों को मानने को, जैसे उत्पीड़न मामले में ही इतने दिनों तक सर्वोच्च न्यायालय चुप रही, अब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के का जब इंटरफेयर हुआ तो जाके केस होने की बात है। और अभी भी जो निर्लजता के साथ ब्रजभूषण जी कहते हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, तो क्या आप रिजनेशन नहीं ले सकते हैं? ओलंपिक आपके हाथ में है, आप रिजनेशन क्यों नहीं लेंगे और रिजाइन क्यों नहीं करवाएंगे? वो बार बार ताकत और मसल की बात करते हैं, वो डराने की बात करते हैं, फोन उन्होंने किया है और आप उसके बावजूद भी आप खामोश हैं। मुझको ये समझ में नहीं आता कि आप खामोश क्यों, कारण क्या है? आप हमेशा पॉलिटिकल टूल बना रहे। इतिहास को मैं देखता हूं तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल टूल आप इतिहास को कैसे बना रहे हैं। शिक्षा का भगवाकरण की भी जो स्थिति है, वो उसको मैं देखता हूं तो धार्मिक उन्माद जो लगातार बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रवाद का भ्रम जिस तरीके से आप फैला रहे हैं। आप हमको एक बात बता दीजिए, मैं बहुत गौर से पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा, राम मंदिर की यदि इतनी फिक्र है, हम सबको फिक्र है, राम मंदिर हो चाहे दुनिया का कोई भी चीजें हो, तो आप उन हिंदुओं की जो दलित हैं, ST SC हैं, जो OBC है, अत्यंत पिछड़ा है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मंझले क्लास के लोग हैं, उनके इकोनॉमी पर आपने आज तक चर्चा की होगी। उनके महंगाई को लेकर के
जो दुनिया का सबसे ज्यादा है उस पर चर्चा क्यों नहीं की? जो दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या अत्यंत पिछड़ा दलित गरीबों का हो रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं की? गरीबी का सबसे बड़ा दंश कौन झेल रहा है? अत्यंत पिछड़ा दलित कमजोर तबके के लोग हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं की? आपने कभी उसके आरक्षण पर चर्चा क्यों नहीं की? आपने जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी पर चर्चा क्यों नहीं की? सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना कमजोर, वंचित, गरीब और दलित तबके के आप उठा के देख लीजिए, जितनी घटना दलित की बलात्कार की बिहार में हुई है आप निकलवा लीजिए थाना या अस्पताल जहां से भी, उसमें आपको या तो दलित आएंगे, कमजोर आएंगे, वंचित आएंगे, गरीब आएंगे। वो किसी बड़े अमीर घराने का, नेताओं का, पदाधिकारियों के परिवार से नहीं होता है। हमको कभी कभी इस बात को लेकर के बड़ी गहरी चिंता रहती है कि राष्ट्रवाद बगैर मानवतावाद के कैसे होगा? बगैर एक अच्छा, जिस देश में जाति धर्म मजहब जहर की तरफ फैलता चला जाए, आम आदमी का गरीबी का सबसे बड़ा कारण सिस्टम जो हमसे पैसा लेता है। आपको यदि हिम्मत थी और है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर से नीचे तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार, किसी नेताओं के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर कोई हिम्मत आज तक क्यों नहीं हुई? भ्रष्टाचार जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण, और भगवान जिसको हम लोगों ने ये बता दिया है कि भगवान ही गरीब बनाता है, भगवान ही देगा, भगवान भाग ही हमारा खराब है। इन दो कारणों से भगवान गरीबी का कारण नहीं हो सकता। भगवान ने तो एक अच्छे मानव के रूप में हम सबको बनाया है और हमारा कर्म कहता है कि हमको अपने जीवन को अच्छे से, हमारा सिस्टम हमको हमारे जीवन को ले चलेगा। और उसमें है कि हम एक राजा किसी भी प्रजा पर आर्थिक बोझ ना पड़े, एक राजा किसी भी प्रजा को जाति धर्म मजहब संकीर्णता में, छोटे छोटे जातियों में, धर्म मजहब में ना बांटा जाए। समाज, देश को एक राष्ट्र, एक देश के रूप में, एक परिवार के रूप में देखा जाए। लेकिन आप उस पर तो कभी चर्चा करते नहीं है। राष्ट्र का मतलब आपका कंप्लीट रूप से पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद के अलावे कोई बात आज तक राष्ट्र की बात में चाइना नहीं आता है, राष्ट्र के बात में अंदेश नहीं आता है, राष्ट्र के बात में जो हम सबसे ज्यादा नजरिया से गरीब हैं ये नहीं आता है। हम बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी ज्यादा आत्महत्या करते हैं, ये नहीं आता है। राष्ट्र की बात में 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम आम आदमी का, और 15 किलो चावल और 20 किलो आप आटा देते हैं 85 करोड़ को, जो मेरा ही आटा है। जब हम खाना हमारे अपने टैक्स से लेते हैं तो उसको भी हम ये समझते हैं कि हम कर्ज दे रहे हैं, हम कृपा कर रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं। जबकि 10 आदमी है जिसके पास 40% दौलत है, 100 आदमी है जिसके पास 54 करोड़ लोगों की दौलत है, प्रतिशत लोगों की दौलत है, और वो टैक्स देता है 3%। और रेस्ट जो लोग हैं, चाहे वो जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो रेस्ट लोग हैं वो हिंदू नहीं है। जो एकदम के एकदम गरीब है वो हिंदू नहीं है। हिंदू का क्या मतलब? अदानी, अंबानी, पप्पू यादव। राम का क्या मतलब? राम सबका, राम दिल का, राम जीवन का, कृष्ण जीवन का, शिव जीवन का, नानक जीवन का, बुद्ध क्या। आप कभी वाल्मीकि की चर्चा क्यों नहीं करते? आप कभी संत रविदास की चर्चा क्यों नहीं करते? आप कभी रामायण के बगल, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हम सब के जीवन के निर्माण की महत्वपूर्ण करिए, तो आप मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, जब मंडल की बात करते हैं तो फिर बीपी सिंह की चर्चा क्यों नहीं करते? बीपी सिंह जी भी तो उन्होंने एक अच्छे जीवन को लिए, वो तो राजपूत समाज से भी चले गए, ओबीसी से भी चले गए, तो आप बीपी सिंह जी की कभी निर्माण की बात क्यों नहीं की? हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो बात आप लगातार बार बार कह रहे हैं कि हिंदू 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 हिंदू, कितने लोगों के घर बने, कितने लोगों की जमीन मिली, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा मिला? आप एक एक घर का सर्वे करा लीजिए। कितने लोगों को जनधन योजना 50,000 रुपया में मिली, कितने लोगों को स्किल और स्टार्टअप का हुआ? आप उठाइए। हिंदू का मतलब मंदिर नहीं है, हिंदू का मतलब है एक अच्छी जीवन जीना। हिंदू का मतलब गरीबी नहीं है, हिंदू का मतलब बेरोजगारी नहीं है, हिंदू का मतलब महंगाई नहीं है, हिंदू का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं है, हिंदू का मतलब महिलाओं का सम्मान को खत्म कर देना नहीं है, हिंदू का मतलब यूथ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, हिंदू का मतलब मजदूरों को कंप्लीट रूप से दयारी मजदूर बटेदारी पर भी खत्म कर देना नहीं है। हिंदू का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास का मतलब होता है कि सब एक परिवार, और
हिंदू जो सनातनी हिंदू है वो दूसरों के लिए जीते हैं, और उसकी आर्थिक आजादी, उसका स्वावलंबन, उसके जीने के तरीके, उसके लिए रोजगार, उनको राइट ऑफ एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन एंड कॉमन एजुकेशन, कंपलसरी हेल्थ और कॉमन हेल्थ, सबके लिए एक तरह का स्वास्थ्य चिकित्सा, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर पर किसी को, टीबी पर, कैंसर पर, इस सब पर बोझ ना पड़े, इलाज उसके सही ढंग से हो जाए। कौन सा प्राइवेट, यदि अस्पताल अच्छा होता तो 80 लाख 1000 करोड़ के प्राइवेट अस्पताल खुलते। क्या आम आदमी प्राइवेट अस्पताल जाता? कितने आदमी प्राइवेट अस्पताल में 25% कर लेते हैं? मेदांता, पारस, ऐसे करोड़ों हॉस्पिटल है जहां पर एक आदमी को भी नहीं करता है, उस पर कोई निगरानी तक नहीं है। क्या आपने प्राइवेट अस्पताल पर कभी निगरानी बनाई? क्या आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया सरकारी स्कूल पर? क्या आपने कोटा में जो लूटते हैं उस पर आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया? सरकारी स्कूल के नियम को कितना फीस लेना है, किस तरीके से गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी उसको लेकर के है? तो कोई एजुकेशन की पॉलिसी है, एजुकेशन को आप भगवाकरण कर देंगे। आप सारे यूनिवर्सिटी के वीसी को आप आरएसएस के लोगों को बैठा देंगे। आप टॉपर और जीनियस के लिए आए हैं कि आरएसएस के लोगों को बैठाने के लिए आए? आप आम आदमी पर बोझ पड़ा देते हैं, ये कैसे संभव? सनातनी हिंदू हमेशा सनातन धर्म, वसुधैव कुटुंब, बिल्कुल उसके अलावा दूसरी बात को नहीं आता। पॉलिटिक्स में जब इतिहास आता है तो भारत आजाद से लेकर मराठा, अशोक, राजपूत, मुगल, सबको अपनी सहूलियत से के हिसाब से घसीटा जा रहा है। कभी इतिहास बदलने की मांग होती है तो कभी सड़कों पर नाम मुगलों के नाम से हटाकर राजपूत, मराठा, शासकों के नाम पर करने की मांग। लेकिन जैसे ही बात मुगल को लेकर आती है तो खास बात यह है कि उन्हें हमेशा एक परमानेंट विलन की तरह पेश किया जाता है। आप बीजेपी भारत के को पाकिस्तान के राह पर ले जाना चाहती है। पाकिस्तानी कवि और लेखक मुश्ताक सूफी ने हाल में पाकिस्तान और भारत में इतिहास मिटाए जाने की कोशिशों पर एक लेख लिखा। यह मुश्ताक लिखते हैं कि एक नया मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद वहां के विचारकों ने इतिहास को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय एक शॉर्टकट चुना। यह शॉर्टकट था सही इतिहास से मुंह मोड़ लेना, और उन्होंने इतिहास की ऐसी हर जगह से अस्तित्व से ही इनकार कर दिया जिससे उनकी विचारधारा सहमत नहीं थी। मुश्ताक आगे लिखते हैं कि इस प्रक्रिया में पाकिस्तानी विचारकों ने अपने ही समाज की उन विशेषताओं को भुला दिया जो उपमहाद्वीप का हिस्सा होने के नाते भारत के साथ साथ उनमें भी थी। आज पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है दुनिया जानती है। हम भारत को कभी बीजेपी के एजेंडे के तहत पाकिस्तान बनने नहीं देंगे जहां सिर्फ एक धर्म के लोग सुरक्षित रखा जाए, और वो भी कट्टरपंथी धर्म, सनातनी नहीं, पासवान नहीं, राम नहीं, नुनिया नहीं, चंद्रवंशी नहीं, कहार नहीं, कुम्हार नहीं, कुशवाहा नहीं, कुर्मी नहीं, डोम नहीं, भंगी नहीं, तुला नहीं, गरीब ऊंची जात के लोग नहीं। बस इन्होंने हिंदू का मतलब एक मुट्ठी भर पैसे वाले, ताकतवर और जो प्रभावित करता है समाज को, उसको इन्होंने सिर्फ हिंदू समझ लिया है, जो बाजार में जिन चीजों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमको इतना ही कहना है आपसे और दिल की बातों में कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने ही बातों पर, आपको मेरा सबसे ज्यादा सवाल है कि आप जिन जिन बातों को आते गए हैं आप उन्हीं बातों से मुकरते गए। मैं 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और यह कहते हुए कि पहले जब आप आए और तब अभी तक 9 सालों के अंदर आपने एक वादा पर, चाहे बिहार का बाढ़ का मुद्दा हो, बिहार के विशेष राज्य का मुद्दा हो, झारखंड का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा आज़ादी से जुड़ा हो, जीवन की आज़ादी से जुड़ा हो, चाहे इकोनॉमिकल फ्रीडम से जुड़ा हो, चाहे महंगाई से जुड़ा सवाल हो। फार्मर्स 900 किसान मर गए, जो दुनिया के सबसे, भारत की 70% आबादी का निर्माण और इकोनॉमी फार्मर से है। और आज तक आप उस वादे को, आपने वोट लेने के लिए उसके साथ तीनों बिल वापस लिए, लेकिन क्या यूपीएसपी पर आपने कोई बात की, कोई नया कानून लाने की बातचीत हुई? क्या आपने किसानों के साथ कभी मन की बात की? कभी आपने उद्योग का दर्जा किसानों को देने की बात की कि हम उद्योग का दर्जा देंगे हम किसानों को? क्या आपने इक्वल और एक अच्छा बाजार दिया कि लागत और मुनाफा के साथ सरकार को क्या कहना चाहिए? किसान के बढ़ोतरी के लिए सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करना चाहिए। कोऑपरेटिव सिस्टम आज की बात नहीं है, सहकारिता।
हमारे साहू जी महाराज जब सबसे बड़े छोटे देश के जब राजा थे, उन्होंने एजुकेशन को किस रूप में देखा? एजुकेशन को देखा कि आम आदमी को हम उसकी जरूरत की इकोनॉमी देकर उसको एजुकेशन में लाएं। आपने क्या किया? क्या हम आम आदमी को, जो दलित हो, गरीब है, कमजोर तबके के लोग हैं, सब लोगों ने कह दिया कि नहीं, साक्षरता ही प्योर और लिखना, नाम लिखना एजुकेशन हो गया? क्या ये एजुकेशन है? दूसरी बात, कितने लोग एजुकेशन में हैं? आज भी बिहार में 6,800 हाई स्कूल नहीं है, 8,300 मिडिल स्कूल नहीं है। 8 लाख से नीचे बच्चे बीए कर पाते हैं बिहार में, और पूरे देश में 20 लाख से ज्यादा बच्चे पीजी कर पाते, कम बच्चे पीजी कर पाते हैं। आपने कभी 9 साल में सोचा कि आपकी इकोनॉमी क्या हाल है? इतने दिन आरक्षण लागू हुए, आपने कभी सोचा कि प्रमोशन की क्या स्थिति है, बैकलॉग की क्या स्थिति है, एडमिशन की क्या स्थिति है? क्या समीक्षा नहीं की जानी चाहिए कि दलित, कमजोर और वंचित तबके के लोगों को आरक्षण का कितना मुनाफा मिला, कितना नहीं मुनाफा मिला? जिस मंडल कमंडल के बीच में ये सारी राजनीति चलती रही, आम आदमी जिसको 100% 60 क्या 32% भी 22% भी आरक्षण का लाभ मिला किसी दलित को, कमजोर तबके के लोगों को? आप हमको बताइए। जब सीट ही खाली रह जाता है और जनरल कोटा से भरा जाता है, जब हम प्रमोशन में हम हमारे लिए दिक्कत है, जनरल कोटा के लोग जाके पढ़ते हैं, तो आप कभी देखें कि टेक्निकल एजुकेशन में क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है? कहां से टेक्निकल एजुकेशन दलित और कमजोर तबके के लोग लेंगे? 6,000 रुपया कमाने वाला लोग कहां से तनख्वाह क्या पढ़ेगा? 84 करोड़ को आप ही कहते हैं कि मैं आटा चावल देता हूं तो वो जिंदगी जीता है, वो क्या पढ़ाई करेगा? 84 करोड़ लोग पढ़ लिए। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है 7, 8, 9, 10th क्लास को वैसे पास करा दो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट दे दो, बस हो गया। 10th का सर्टिफिकेट मिल गया, बात खत्म होगी। क्या ये एजुकेशन है? क्या हम इस पर कभी चर्चा करते हैं? क्या भारत में इतने ज्यादा लोग सीटें खाली हैं, कभी उस पर हम चर्चा करते हैं? क्यों नहीं हम एजुकेशन और हेल्थ को हम कॉमन और कंपलसरी राइट ऑफ, जिस तरह राजस्थान की सरकार ने किया उस तरह हम बिहार और देश को करें? ये क्यों नहीं करना चाहते? बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार आप क्यों करते हैं? मेरा क्या दुश्मनी है आपसे? ना आपसे दुश्मनी है, मैं आप ना किसी पार्टी से दुश्मनी है, लेकिन एक सवाल है, देश में आपके आने के बाद कितनी फैक्ट्री लगी? 28 फैक्ट्री चली गई। चाइना से जो फैक्ट्री आई, वियतनाम चला गया, आपके यहाँ एक फैक्ट्री नहीं आई। आप किस बात के 56 इंच के आप जेपीसी की जांच के लिए मुकर गए? पुलवामा की घटना घटी, हमने ट्वीट किया था, कौन सा गलत किया था? 15 तारीख को मेरी ट्वीट है। ये पुलवामा की घटना में मैंने सीधा कहा था कि 350 किलो आरडीएक्स कहां से आए, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? कौन लाया? इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? आप 9 सालों से है, उसके बाद 19 के बाद आप रहे, आप जांच करा लेते, आप दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते। आप कहते कि हिम्मत है तो आओ, मैं 56 इंच का सीना हूं, दिखाता हूं। आज सतपाल मलिक ने जो बात कही गुलाम नबी आजाद के लिए, तो आपकी गोदी मीडिया की टीम ज्यादा करके इंटरव्यू लेती है, सतपाल मलिक के लिए ज्यादा करके बैक कर देती है, लेती नहीं है। क्या सतपाल मलिक झूठ बोले हैं? तो आप सामने में कहिए सतपाल मलिक की पूरी जांच करा ले सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर यह नहीं होना चाहिए। आप बोलिए। इसीलिए मैं आज आपके मन की बात को लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं। आप पुलवामा के बारे में क्यों नहीं कहना चाहते? क्यों हेलीकॉप्टर आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार हेलीकॉप्टर से नहीं गया? क्यों दूसरी ब्लॉक नहीं की गई? कैसे बारूद के लोगों को यह पता कैसे चला कि अमुक बिना बुलेट प्रूफ का गाड़ी है? किसने बताया? आज तक उस आदमी पर कार्रवाई हुई जिसने खबरी लाल था? अब वो चर्चा भी नहीं हुई सदन में। एक बार पुलवामा पे वोट लेने के बाद हम पुलवामा की बात भूल गए। 40 लोग शहीद हुए लेकिन भूल गए। हम छोटे छोटे टुच्चे के मौत पर हम चीजों को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, कभी अतीक को लेके, कभी क्या उत्तर प्रदेश में सारी चीजें खत्म हो गई? सिर्फ इनकाउंटर को लेकर के राजनीति आप करेंगे? इनकाउंटर किसका? क्रिमिनल का इनकाउंटर होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन वो आपसे लड़े, कानून से लड़े तब ना। जब मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास स्टूल है, हम न्यायालय, कानून कहता है कि न्यायालय के बगैर आप फालतू काम नहीं करें। आप चार्जशीट करिए, आप 3 थानेदार बना दीजिए, आप गवाह की सुरक्षा के साथ उसको आप कोर्ट में आप फांसी की सजा दिलवा दीजिए। न्यायालय में रहते हुए आप बार बार एक भी स्वजातीय क्रिमिनल की आपने इनकाउंटर किया? चाहे वो ब्रजेश सिंह जी हो, चाहे वो ब्रजभूषण जी हो, विनीत हो, सेंगर हो, धनंजय हो, कोई भी हो दुनिया में,
आपने एक भी क्या, इन लोग पर 136, 82 केस नहीं है? हर आरएसएस और बीजेपी के लोग क्यों गाली देना शुरू कर देते हैं पप्पू यादव को या किसी को? हम क्या आपके खिलाफ हैं? आपके अच्छे कामों के सब साथ नहीं है? भारत 200 साल पीछे है दो चीजों को छोड़ के। विज्ञान और तकनीकी को यदि मैं छोड़ दूं तो भारत की तरक्की 200 साल पीछे जा चुकी है। हर चीजों में उठा करके आप देखें। आपको मैं यह बात छोड़ रहा हूं, विज्ञान जो हमारा तरक्की किया था, अभी कांग्रेस से लेके नेहरू जी से लेके आज तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक, हम वहीं पर रुके हुए हैं। तकनीकी में भी हम वहीं रुके हुए हैं। रिसर्च पर एक बार भी हम पर खर्चा नहीं होता है। पूरी दुनिया रिसर्च करके आगे बढ़ती है, हमारे यहाँ रिसर्च पर बजट में पैसा नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहेंगे, भारत के बच्चों पर, प्रतिभा पर, रिसर्च पर खर्चा क्यों नहीं होती? बिना रिसर्च के कोई देश तरक्की कैसे करेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो कभी पुलवामा पर चर्चा नहीं हुई, सतपाल मलिक जी पर कोई चर्चा नहीं होगी, कभी इतने बड़े यौन शोषण पे चर्चा नहीं होगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, चर्चा होगी किस बात को लेकर के चर्चा होगी? मन की बात किस बात को लेकर? सिर्फ बांटने को लेकर, सिर्फ नफरत को लेकर, डर को लेकर। रामनवमी में भी नफरत, दीपावली में भी नफरत, ईद में भी नफरत, ईद में भी मौत। अब तो लोग निकलने से डरते हैं कि मैं निकलूं या ना निकलूं। यह सवाल बुद्धिजीवियों के लिए है, यह सवाल प्रगतिशील यूथ के लिए है, यह सवाल गांव में किसानों के लिए है। गांव अब शहर की ओर जा रहा है, गांव लगभग खत्म होते जा रहा है, क्योंकि हम फैक्ट्री लेने जाएंगे। हम गांव में रॉ मटेरियल को देखते हुए उस बड़ी फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, चाहे मखान हो, चाहे मक्का हो, चाहे दूध हो, चाहे केला हो, चीनी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो। हमारा सारा प्रोडक्शन कम हो गया। हम फूड प्रोसेसिंग पर बात नहीं करते हैं। आखिर मेरी तरक्की होगी कैसे? हम बाहर की मछली खाते हैं, मेरी मछली को कोई पूछने वाला नहीं। हम दुनिया को 92% मखान देते हैं, मेरा प्रोडक्शन पर कोई बात नहीं। हम दुनिया को डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा दूध देते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। अब चर्चा सिर्फ हिंदू मुसलमान पे होगा, आम आदमी के स्किल पर क्यों नहीं होगा? आप पाकिस्तान की बात हमेशा करते हैं, चाइना की बात करते हैं, कभी रूस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। क्यों पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं ताकि कट्टरपंथी हिंदू और ये मीडिया गोदी वाले लोग आप दुनिया को दिखाते रहे वाशिंगटन निर्मा चश्मा गोला गायब। किसी भी विचारधारा को आप अपने से जोड़ लेते हैं। हमको गाली दे दिया। कितना दिन दया की भीख मांग करके आप पीएम रहना चाहते हैं? कितना दिन भारत के कृपा पर आप पीएम बनना चाहते हैं? आप में पुरुषार्थ क्यों नहीं है कि दुनिया आपके लिए पागल हो? गाली दे दिया, बाप रे बाप, मर गए माए। कितना दिन दया मांगिएगा? 9 साल के बाद कितने दिन गाली दीजिएगा कांग्रेस को, राहुल गांधी को? अब तो खत्म हो गई कांग्रेस की बात। आप 9 साल, 5 साल, 6 साल, अटल जी कब तक कांग्रेस को गाली दीजिएगा? आप अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? जैसे मैं अपनी बात करता हूं कोरोना, मैं बात करता हूं बाढ़, मैं बात करता हूं हर आदमी के साथ बिना जाति धर्म के जाना और रिश्तों और मदद करना। आप अपनी बात करिए ना कि आपने क्या किया। 9 सालों में हर बातों से आप मुकर गए, अपने एक एक बिंदु से मुकर गए। बस एक एजेंडा, राम मंदिर, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, गाली गलौज, दूसरी कोई बात, एक भी बात दूसरी, कभी रिक्शा ठेला की बात। विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति आपने समाप्त कर दी। गोदी मीडिया जो आप चाहते हैं वही चलाता है। सोशल मीडिया जो चलाता है उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। सोशल मीडिया जब कोई बात कहती है स्वतंत्र हो गया, उसको जो आपके मन की बात करता है, आपके तरह बात करता है, वो सोशल मीडिया आपके लिए ठीक, और जो सोशल मीडिया आपसे अलग चलता है वो आपके लिए खराब। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं और इस बात में मैं स्पष्ट हूं। मतलब कि यौन शोषण कर संविधानिक प्रत मोदी के अधिकार का उल्लंघन करने वाले माफिया कब तक इस कंट्री में बचेंगे? यह मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहता हूं राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ हेल्थ
नियोजित और संविदा खत्म हो जाए, महिलाओं के जीवन जीने की इस गारंटी और आत्मसम्मान के साथ और इकोनॉमी के साथ 100% महिला और आम आदमी के एजुकेशन, हेल्थ की कंप्लीट रूप से हर आदमी की सुविधा फ्री, 12th के बाद टेक्निकल एग्जाम, जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलती है, कम से कम एक लड़कों को मिनिमम 6,000 रुपया मंथली का इनकम, और जब तक रोजगार नहीं मिलती है तब तक उसको कंटिन्यू रखना, और शादी के पहले यूथ को हर जाति धर्म के लोगों को रोजगार की गारंटी। आप इस पर बात करिए, चर्चा करिए। हम वादा करते हैं आपको, चाहे हम हो या कोई, एक बात कहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो लोग जातीय उन्माद करते हैं, जाति को गाली देता है और जाति की गाली देकर के नेता बनता है, मुखिया सरपंच से लेकर एमएलए एमपी सपना देखता है मुख्यमंत्री बनने का, ऐसे लोगों को सरकारी सुविधा से वंचित कीजिए और टिकट मत दीजिए, कोई चुनाव प्रणाली से रोक लगा दीजिए। हिंदू मुसलमान, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नफरत वाली भाषण पर कार्रवाई हो, जो नफरत पैदा करता हो धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्रवाद पर, ऐसे लोगों को कभी भी चुनाव लड़ने से वंचित करिए। कानून बनाए सब लोग मिलकर, और सरकारी सुविधा बिजली, पानी और बैंकिंग सिस्टम से दूर कर दे, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, यदि इस देश को, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको सभी जाति, धर्म, लिंग, भाषा का सम्मान करना होगा। आपको कट्टरपंथी हिंदुत्व के राष्ट्र को बनाने से बचना होगा। राष्ट्र का मतलब होता है कंप्लीट रूप से आर्थिक आजादी, कंप्लीट रूप से जीवन जीने की आजादी, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी, मौलिक राइट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड फंडामेंटल राइट। इस राइट के साथ हमें एक मजबूत राष्ट्र, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सार्वभौमिकता के साथ, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो साहू जी महाराज ने, जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले से लेकर हमारे इतिहासकारों ने जो सपना देखा, उस सपने का भारत बनाने में हम लोग आगे आए। सत्ता में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये सवाल नहीं है, सवाल है क्या हम जिस देश की कल्पना करते थे, हर आदमी की इकोनॉमिकल आजादी के साथ उसके जीने की गारंटी और उसके हंसने और उसके मुस्कुराने की गारंटी, अपराधी, माफिया, बलात्कारी नेता का जो नेक्सस से पदाधिकारी के लूटने को, इसको रोक। और अंत में सिर्फ एक बात, यदि इस देश के नेताओं को भ्रष्टाचार पर रोकने की हिम्मत नहीं है तो उसको एक मिनट भी रहने का राइट नहीं है। मैं दिल की बात में कहता हूं, मुझे, जो मैं आपका बेटा हूं, एक सेवक हूं, मुझे हिम्मत है, एक भी व्यक्ति के जेब से मैं पैसा नहीं निकलने दूंगा, किसी के जेब पर किसी की निगाह नहीं डालने देंगे, और हर व्यक्ति के जीने की, अभिव्यक्ति की आजादी वो स्वतंत्र होगी। किसी का दखल किसी के व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा। इसकी गारंटी के साथ प्रधानमंत्री जी, मन की बात मत करिए, कामों की बात शुरू करिए। इन्हीं आशाओं के साथ आपको शुभकामना देता हूं कि 10 महीने में बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज के साथ बाढ़ से मुक्ति, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को स्पेशल स्टेटस, बिहार की चीनी मिल की शुरुआत और पर्यटन विभाग को शुरुआत कर आप बिहार को नंबर 1 बनाने में हमें सहयोग करें। जिस पैसा को आपने बिहार का रोक लिया है, उस पैसा को देकर मेरे विकास को जो रोकने का प्रयास किया है राजनीतिक रूप से, वो नहीं चलेगा। मजबूती के साथ मिलकर करेंगे। हम पुलवामा के सवाल पर, हम पहलवानों के सवाल पर और मजबूत सवाल पर, आम आदमी की सुरक्षा के सवाल पर हम आपके साथ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो लोग हमको सुन रहे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। मेरे लिए कोई बात हो तो आप जरूर कहें, मुझसे कोई भूल होगी तो मैं उस भूल को माफी मांग लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। क्षमा वो मांगते हैं जिसके भीतर अपनों के लिए, देश के लिए लड़ने और मरने का जज्बा होगा, और क्षमा वो करते हैं जो आपके संस्कार से भारत में जीना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।